आज का पहला आर्टिकल हमारा गगनयान से रिलेटेड है। उसके बाद हम कैसे रेन के बाद जो हैवी थंडर आता है, लाइटनिंग होता है, उसकी क्या साइंटिफिक प्रोसेस होती है वो हम देखेंगे। यूपा के बारे में डिस्कस करेंगे और गगनयान को फुल्ली डिस्कस हमारे द्वारा किया जाएगा कि कैसे गगनयान की जो टेस्ट फ्लाइट है वो सक्सेसफुल की गई है। देखो, गगनयान जो मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च करने का प्रॉमिस किया है जल्द से जल्द। तो पहला इसके इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि गगनयान इंडिया का फर्स्ट क्रू मिशन होगा। इसमें पहली बार लोगों को लोअर अर्थ ऑर्बिट में, लोअर अर्थ ऑर्बिट क्या होता है, 400 किलोमीटर पर हम इसे भेजेंगे। लोअर अर्थ ऑर्बिटल जो होता है वो करीब लोअर अर्थ ऑर्बिट करीब 2000 किलोमीटर तक होता है, मगर हम इसे 400 किलोमीटर तक भेजेंगे और वहाँ से 2 से 3 दिन ये रुकेगा। उसके बाद ये तुरंत रिटर्न हमारी पृथ्वी पर आएगा। तो इसकी बेसिक्स डिटेल जान लेते हैं हम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये गगनयान मिशन फर्स्ट हमारे इंडिया का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन है। 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक हम ह्यूमन क्रू को भेजेंगे और इसमें जो कॉस्ट आ रही है गगनयान मिशन में, इसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 9023 करोड़ रुपए आ रही है। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये हमने इमेजिनरी फॉर्म में दिखाया गया। देखो, GSLV मार्क 3, जिसे हम LV मार्क 3 भी कहते हैं। तो देखो, GSLV जो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो करेगा, श्रीहरिकोटा से लिफ्ट करेगा, मतलब श्रीहरिकोटा से इसे छोड़ा जाएगा। देखो, GSLV से ही क्यों छोड़ा जा रहा है, GSLV मार्क 3 जो है ये एक इम्पॉर्टेंट हमारा लॉन्च व्हीकल है जिसके द्वारा हम कोई भी हैवी लोड को भेजते हैं, क्योंकि PSLV के द्वारा ज़्यादा हैवी लोड नहीं भेजा सकता। दूसरी चीज़, ये भरोसेमंद है क्योंकि इस पे हम बिलीव कर सकते हैं, इसके द्वारा बहुत सारे सैटेलाइट हमने भेजे हैं। ठीक है, तो पहली बात, ये 16 मिनट में, आप यहाँ देखो कि 16 मिनट में ये लोअर अर्थ ऑर्बिट में रीच हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ऑर्बिटल मॉड्यूल। देखो, ऑर्बिटल मॉड्यूल ऐसा होगा, ऑर्बिटल मॉड्यूल होगा। ऑर्बिटल मॉड्यूल के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक होगा क्रू मॉड्यूल, एक होगा सर्विस मॉड्यूल। तो सर्विस मॉड्यूल, ये देखो नीचे वाला पार्ट है, जो ब्लैक पोर्शन है, इसे सर्विस मॉड्यूल कहते हैं। इसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस लगी होती हैं, फ्यूल होता है और कैसे फ्यूल को, सोलर पैनल को खोलना है, ये सब। अब इसमें सोलर पैनल खोल जाएंगे, फिर इसके बाद 2 से 3 दिन रुकने के बाद इसे डी बूस्ट किया जाएगा। यही सर्विस मॉड्यूल डी बूस्ट करेगा और अर्थ के एटमॉस्फेयर में ले जाने के बाद इसमें एयरो ब्रेकिंग होगी। एयरो ब्रेकिंग के बाद पैराशूट खुलेगा और इसको अरेबियन सी, गुजरात कोस्ट पर उतार दिया जाएगा। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होगी। देखो, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 जो LVM-3 है, उसको यूज़ हम कर रहे हैं गगनयान मिशन में। इसकी सेफ्टी डिमांड से रिलेटेड इश्यूज आ रहे थे, तो सेफ्टी को अच्छा दिखाने के लिए, अच्छा बताने के लिए इन्होंने इसका रीनेम कर दिया ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। ठीक है, एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग कहाँ हुई है, UPSC अक्सर पूछ सकती है कि हमारे अमेरिका से रिश्ते बहुत अच्छे हैं, तो हमारे एस्ट्रोनॉट जो ट्रेन किए गए हैं वो अमेरिका के द्वारा किए गए हैं। वहीं गलत हो जाएगा, हमारे एस्ट्रोनॉट जो है रसिया के द्वारा ट्रेन किए गए हैं। कैसे वेटलेस कंडीशन में वो रहेंगे, लो ग्रेविटी, जो माइक्रो ग्रेविटी होती है उसमें वो सरवाइव करेंगे। तो गगनयान मिशन का मैंने देखो ये बताया, ये देखो तुम्हारा लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, GSLV मार्क 3। इसके यहाँ पर 2 मॉड्यूल हैं। 2 मॉड्यूल कौन कौन से हैं, क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल मैंने बताया कि उसमें बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, एरोविक्स होते हैं, कब कौन से फ्यूल को रिलीज़ करना है, ये सब होता है। क्रू मॉड्यूल में क्या होता है, क्रू वहाँ बैठे होते हैं कंडीशन में और यही दोनों मॉड्यूल जो है ऊपर तक जाएंगे, बाकी जो इसरो का लॉन्च व्हीकल है वहाँ तक पहुँचाने में हेल्प करेगा। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है, बायोमित्रा क्या है। UPSC पूछेगा बायोमित्रा क्या है, जो गगनयान पे भेजने वाले जो लोग हैं उन्हें बायोमित्रा कहा जाएगा। वहीं गलत हो जाएगा, ये ह्यूमनॉइड रोबोट है, ह्यूमन की तरह एक रोबोट बनाया गया है जिसका नाम बायोमित्रा दिया गया है। अनक्रू गगनयान मतलब जब गगनयान को भेजा जाएगा तो उस
में से इस रोबोट को भेजा जाएगा जो माइक्रो ग्रेविटी में कैसे सरवाइव करना है इसको देखेगा, ठीक है। एनवायरनमेंट चेंज कैसे हो रहे हैं, कैसे ह्यूमन पे इफेक्ट हो पड़ेगा, और प्रेशर कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ठीक है। फाइनली इसके बाद जब ये 2 स्टेज या 3 स्टेज के एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे, फिर मैन्ड फ्लाइट भेजी जाएगी। यही मैन्ड फ्लाइट क्या करेगी, जो है हमारे इंडिया में मतलब हमारे इंडिया को बताएगी किस तरह से कंडीशन है, किस तरह से वहाँ पर हम सरवाइव कर सकते हैं ये चीज़ें। तो हमने गगनयान मिशन के बारे में जाना, किस व्हीकल से लॉन्च किया जाएगा ये जाना, बायोमित्रा क्या है, फर्स्ट टाइम इंडिया में ये किया जा रहा है, इसलिए हमारे इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। अगला आर्टिकल रिलेटेड है लाइटनिंग से। देखो रिसेंटली क्या न्यूज़ आई है, यूनाइटेड नेशन में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जो लाइटनिंग से होने वाली डेथ हैं उनका रेट बहुत बढ़ गया। अगर आप देखोगे आए दिन हमारे मानसून सीजन में न्यूज़ आती रहती कि जयपुर में इतने लोग मारे गए, एक फोर्ट पर लाइटनिंग हुई थी उसमें से 10-11 लोग करीब मारे गए थे, ठीक है। तो लाइटनिंग कैसे उत्पन्न होती है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये हमें पता होना चाहिए। देखो क्या होता है, आप यहाँ एक चीज़ समझो, जैसे मान लो ये रिवर है कोई, या फिर लैंड है, रिवर, यहाँ पर ये वाटर है, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो ये अपने बाष्प की फॉर्म में, ठीक है, ये बाष्प की फॉर्म में ऊपर जाती रहती, ठीक है। अब ऊपर जाने के बाद ये कुछ रेंज पर जाकर कंडेंस हो जाती है। अब कंडेंस होने के बाद ये आइस क्रिस्टल में बदलने लगती है, ठीक है, आइस क्रिस्टल में बदलने लगती है, ठीक है। और ऊपर ऑलरेडी जो वाटर पहुंच गया होता है वो लार्ज आइस क्रिस्टल में बदल जाता है, ये लार्ज। अब यहाँ से स्मॉल आइस क्रिस्टल ऊपर जाते हैं, लार्ज आइस क्रिस्टल नीचे आते हैं, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। अब इन दोनों के कोलाइड होने की वजह से क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड बहुत ज़्यादा वोल्टेज रिलीज होता है, ठीक है। अब ये चीज़ यहाँ जान लो आप, ये क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर ये जो है यहाँ पर माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, और जो ऊपर से आता है उसमें पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। तो आपको पता है साइंस में आपने पढ़ा होगा 10th या 9th में कि जो जब पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनिक चार्ज टकराता है तो उससे बहुत ज़्यादा करंट प्रोड्यूस होता है। देखो यहीं पर यही चीज़ बताई गई, अगर आप देखोगे तो बताया गया है, देखो ये जो ऊपर वाली लेयर है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है, नीचे वाली लेयर नेगेटिवली चार्ज हो जाती है। जब लार्ज आइस क्रिस्टल स्मॉल आइस क्रिस्टल टकराते हैं तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज जनरेट होता है। देखो वोल्टेज जनरेट की पावर देखो 1 बिलियन टू 10 बिलियन टन। आप ये याद रखो, ये फालतू नहीं है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। यूपीएससी ने एक बार स्टेटमेंट डाला था कि जो लाइटनिंग होती है उसमें वोल्टेज जो है 10,000 से लेकर 100,000 तक होता है। वो गलत हो गया, क्योंकि 1 बिलियन से 10 बिलियन तक वोल्टेज डेवलप होता है, उसके बाद जब आपस में टकराता है तो 100,000 से लेकर 1 मिलियन तक करंट डेवलप होता है, ठीक है। करंट और वोल्टेज में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब हमारी अर्थ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है, ठीक है, गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और ये जो क्या होती है बिकम पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। जब पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है तो ये जो करंट नेगेटिवली चार्ज है वो अर्थ की तरफ भागता है। जब अर्थ की तरफ भागता है तो यहाँ पर लाइटनिंग होती है, कई लोग मारे जाते हैं। इसीलिए घरों में देखा होगा अर्थिंग की जाती है, कोयला वगैरह नमक वमक डाल के। वो क्यों की जाती है, अगर घर पर लाइटनिंग होती है तो वो अर्थ के अंदर चली जाए, ठीक है। तो ये लाइटनिंग से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, साइक्लोन आने की वजह से, वेदर कंडीशन, और जो ह्यूमन इंड्यूस्ड हॉटनेस है, ह्यूमन इंड्यूस्ड क्लाइमेट चेंज है, ग्लोबल वार्मिंग है, उससे जो है हमारे अर्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो लाइटनिंग की भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अगला आर्टिकल जो है कॉलरा के रिलेटेड है। देखो WHO ने कहा है कि जो 2022 में जो डेथ होने वाली संख्या थी वो 2021 से दुगनी हो गई है। मतलब कॉलरा के केसेस बढ़ रहे हैं। मोस्ट कॉलरा के केसेस, आप ये याद रखिए, यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट बहुत डालती है जो सब्जेक्टिव लगते हैं। जो मोस्ट कॉलरा के केसेस जो होते हैं वो अफ्रीका और एशिया में होते हैं, यूरोप में तो बहुत ही कम केसेस होते हैं।
देखो कॉलरा क्या है, एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। मतलब कॉलरा मेनली वाटर से होती है और जो हम कंटेमिनेटेड खाना खाते हैं उसकी वजह से होती है। जो बैक्टीरिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसका नाम विब्रियो कॉलरे होता है। देखो ये कॉलरा एक वायरल डिजीज़ नहीं है, ठीक है, ये वायरल डिजीज़ नहीं है, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो इसमें बहुत पेट में इन्फेक्शन देखने को मिलता है। शुरू शुरू में तो कोई सिम्टम नहीं मिलेगा, मगर जैसे जैसे सिम्टम इमर्ज होते हैं तो वॉमिटिंग आती है, लेग में दर्द, क्रैम्पिंग होती है, ठीक है, और वाटर की भी कमी फील होती है। तो मैंने आपको बताया इसमें क्या होता है, आपको फूड जो है वो कंटेमिनेटेड खाने से होता है और वाटर को जो गंदा पानी पीते हैं ये उसकी वजह से होता है। इसके बहुत सारे रीज़न है कि सीवेज जो होता है अपने घरों में फैला रहता है, ये सब। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि पूछता है यूपीएससी के कॉलरा की वैक्सीन है, तो आप वहाँ तुरंत कहोगे हाँ कॉलरा की वैक्सीन है। कॉलरा की वैक्सीन का पहली वैक्सीन का नाम ओरल कॉलरा वैक्सीन है, दूसरी का नाम ड्यू कोरल सेंचॉल है और तीसरी वैक्सीन का नाम यूवी कोल प्लस है। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉलरा की वैक्सीन है। कॉलरा एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये वायरस से नहीं होता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये फूड के कंटेमिनेशन से भी होता है। कभी कभी यूपीएससी ऐसे स्टेटमेंट डालता है कि आपको ये केवल ड्रिंकिंग वाटर से होता है, ऑनली लिख देगा वो। अब ऑनली में आप कंफ्यूज हो जाओगे, नहीं, केवल ड्रिंकिंग वाटर से नहीं होता है, फूड के कंटेमिनेशन से भी होता है, ठीक है। अब रिकमेंडेशन क्या है, रिकमेंडेशन में यही चीज़ बताई गई है कि हमें इसे कॉन्टिन्यूस सर्विलेंस रखना चाहिए, अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होने देना चाहिए। क्या होता है, देखो जब कोई भी बीमारी होती है, फीवर होता है, कॉलरा होता है या वॉमिटिंग आती है, तो उसमें एक एंटीबायोटिक टैबलेट दी जाती है। अब ये जो है अनइथिकल यूज़ बहुत हो रही है आजकल वर्ल्ड में। तो अनइथिकल यूज़ होने की वजह से डॉक्टर्स जो है, कोई भी डॉक्टर होता, कोई भी बीमारी होती है उसमें एंटीबायोटिक ड्रग प्रीफर कर देता है। और अनइथिकल यूज़ क्या कि दिन में 2 बार खा रहे हैं उसे, दिन में 3 बार खा रहे हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हमें देखने को मिलता है। तो इसका एक सिस्टमेटिक वे होता है कि पर डे कितनी टैबलेट लेना है, दूसरे दिन कितनी टैबलेट लेना है, तीसरे दिन कितनी टैबलेट लेना है, कितने दिन का कोर्स होना चाहिए। उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है। मतलब कि बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से हमारी बॉडी रेजिस्टेंस हो जाती है और फिर आगे हमारी बॉडी को कोई असर नहीं होता है, कितनी भी एंटीबायोटिक खा लें। तो इसकी वजह से क्या होता है, आगे दवाएं असर करना बंद कर देती हैं और बहुत ज़्यादा क्राइसिस इमर्ज होकर आता, और ये लीनिएज में भी हो जाता, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता रहता है और उसके बाद डेथ रेट भी बढ़ता रहता है, आयु भी कम होती रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो हमने कॉलरा की 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट डिस्कस की। पहली इंपॉर्टेंट चीज़, कॉलरा की वैक्सीन मौजूद है, कॉलरा वाटर बॉर्न डिजीज़ है, कॉलरा कंटेमिनेटेड फूड से भी हो जाता है, और कॉलरा का 2022 में जो है वो रेट बढ़ गया है, डबल हो गया है, और कॉलरा सबसे ज़्यादा अफ्रीका और एशिया में होता है। ये चीज़ें आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्या होता है, इस तरह से अगर हम किसी आर्टिकल को पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। अगला आर्टिकल यूपा से रिलेटेड है। देखो न्यूज़ क्लिक पर अभी NIA के द्वारा रेड की गई, ठीक है। उसमें क्या हुआ कि यूपा का केस इमर्ज होकर आया, क्योंकि बताया गया कि यूपा को भी वहाँ पर लगाया गया है। तो यूपा देखो बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस, मतलब यूपा बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए। देखो अनलॉफुल एक्टिविटी क्या होती है, अनलॉफुल एक्टिविटी वो होती हैं जो हमारी इंडिया की इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को नुकसान पहुंचाती हैं। मतलब आप कुछ ऐसा एक्ट करने लगे जो टेररिज्म हो, किसी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने लगे, आपके अंदर हेट्रेड हो कंट्री के प्रति, तो इसे अनलॉफुल एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो ये यूपा जो है अनलॉफुल एक्टिविटी के लिए लगाया जाता है और इसको
एंटी टेरर लॉ भी कहा जाता है। एंटी टेरर लॉ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मैक्सिमम यूपा है वो यूज़ किया जाता है टेररिज्म के खिलाफ, कि जो टेरर प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो, टेररिज्म का मतलब होता है हमारी कंट्री की इंटीग्रिटी को ख़त्म करना, जो सॉवरेनिटी है, जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, उसको लॉस पहुंचाना भी एक टेरर है। ठीक है, अब क्या होगा, आगे इन्होंने बताया गया है कि इसमें जो एब्सोल्यूट पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें डेथ पेनाल्टी और लाइफ इम्प्रीजनमेंट भी दे सकती है, मगर आगे हम डिस्कस करेंगे ये सब कैसे करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये जानना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्या होता है इसमें, देखो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती हैं। एक्ट में बताया गया है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को डीजीपी मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी कोई भी प्रॉपर्टी को सीज करने के लिए। मतलब अगर आप इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं तो वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को पर्टिकुलर स्टेट में डीजीपी की कंसेंट की रिक्वायरमेंट होगी, और डीजीपी जब कंसेंट दे देगा उसके बाद आप वहाँ की प्रॉपर्टी को सीज कर सकते हैं। ठीक है। अगर एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी किसी में इन्वेस्टिगेशन कर रही है तो अप्रूवल चाहिए होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ एनआईए से। ठीक है, अगर एनआईए कर रही है, ठीक है, उसके बाद वो सीजर ऑफ प्रॉपर्टी कर सकते हैं। एनआईए को देखो सॉरी, इट एम्पावर द ऑफिसर ऑफ एनआईए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर एंड एबव इन्वेस्टिगेशन केसेस। मतलब ये जो एनआईए के ऑफिसर है उसमें इंस्पेक्टर और जो एबव इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उनको इजाज़त देता है। इसमें एडिशनल कंडक्शन किसके द्वारा किया जाता है? डीएसपी के द्वारा किया जाता है, और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब क्या है इसमें देखो, सेंट्रल डिक्लेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एज अनलॉफुल। हाँ, मतलब ये बताया गया है कि सेंटर क्या करती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, पहले आप ये चीज़ जान लो, जब ये एक्ट आया था तो उस टाइम पर इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट या फिर अनलॉफुल करार नहीं दिया जाता था शक के आधार पर। मगर अब क्या है, उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई जो टेरर फैला रही है, गवर्नमेंट ने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन एक अनलॉफुल एक्टिविटी के अंदर आती है और इसको हम टेरर ऑर्गेनाइजेशन करार देते हैं। मगर अब क्या हुआ, उसके बाद अमेंडमेंट लाकर इसमें वेरियस टाइम में इंडिविजुअल को शक के आधार पर आप टेररिस्ट करार दे सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल है, इसका बहुत सारी अपोजिशन पार्टी के द्वारा कहना है इसका मिसयूज हो सकता है, गवर्नमेंट अपने रिवलरी के अगेंस्ट में इसको यूज कर सकती है। देखो इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि सेंटर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल ऑर्गेनाइजेशन करार देती है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो अनलॉफुल करार दिया गया एक ट्रिब्यूनल में जाता है और ट्रिब्यूनल उसको जस्टिफाई करता है। जब तक ट्रिब्यूनल इसको जस्टिफाई नहीं करता है तो सेंटर का डज नॉट टेक एन अंटिल द ट्रिब्यूनल कंफर्म। मतलब जब तक ट्रिब्यूनल इसको कंफर्म नहीं कर देगा तब तक गैजेट में ये पब्लिश नहीं होगा। ठीक है, लिखा है नोटिफिकेशन बाय द सेंटर डज नॉट टेक इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए विद इन 30 डे ये ट्रिब्यूनल के पास जाता है और ये गैजेट में पब्लिश होता है। द गवर्नमेंट मस्ट सेंड द नोटिफिकेशन टू ट्रिब्यूनल विद इन 30 डे ऑफ इशूइंग द गैजेट नोटिफिकेशन टू हैव बैन रेटिफाइड। मतलब जो आपने गैजेट नोटिफिकेशन किया है उसको बैन करने के लिए आपको 30 डे के अंदर ट्रिब्यूनल के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, अब ट्रिब्यूनल क्या है देखो, एडिशनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मस्ट रिफर द ट्रिब्यूनल अलॉन्ग विद द केसेस दैट, मतलब कहना चाह रहे हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अलावा ये केसेस एनआईओ को भेजे जाते हैं, ईडी को भेजे जाते हैं और स्टेट पुलिस भी इसमें रजिस्टर्ड करती है केसेस। तो इस तरह से ट्रिब्यूनल वर्क करता है। आप देखो ट्रिब्यूनल इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रिब्यूनल में जो हेड होता है वो रिटायर और सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, 30 डे के अंदर इसको केस रिफ़र कर दिया जाता है और ट्रिब्यूनल इसमें 6 महीने के अंदर इंक्वायरी देता है। ठीक है, अब क्या लिखा है, सेंटर नोटिफिकेशन कैन नॉट, वही बात लिखी है, जब तक ट्रिब्यूनल इसका ऑर्डर नहीं देता है सेंटर का नोटिफिकेशन इफेक्ट में नहीं आएगा। देखो अब इसके क्रिटिसिज्म देख लो। पहला क्रिटिसिज्म क्या है, लैक ऑफ सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल प्रोसेस, मतलब जो प्रोसीजरल प्रोसेस है उसमें लैक है। देखो इंडिविजुअल को टेररिस्ट करार दिया जा सकता है, ठीक है, जो पार्टी सत्ता में है,
बेस्ड ऑन सस्पिशियन, मतलब आप सस्पेक्ट के आधार पर भी किसी को एक टेररिस्ट दे सकते हैं। मतलब कोई भी प्रोसेस फॉलो नहीं हुई, गवर्नमेंट ने अगर ये कह दिया कि ये सस्पेक्ट है, हम इसके ऊपर यूपा लगाते हैं, देन लग गया यूपा, नथिंग इज। तो इसमें क्या होता है, उसकी जो पर्सन है अगर वो किसी उसने कोई भी गलती नहीं की है तो उसको क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, उसकी रेपुटेशन को नुकसान होगा। यही चीज़, यही केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मगर अभी भी इस पर कोई वर्डिक्ट नहीं की आई है। ठीक है, अगली बात बताई गई है द वेग पावर ऑफ स्टेट डिटेन, मतलब वही चीज़ बताई गई जो मैं आपको बता रहा हूँ कि डिटेन कर सकते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में, और उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी जो आर्टिकल 21 है उसको ठेस पहुँच सकती है। राइट टू डिसेंट का भी इनडायरेक्टली इसमें उल्लंघन होता है। अगर आप डिसेंट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को मान लो आप पसंद नहीं आ रहा तो वो यूपा लगा देगी आप पर, जब यूपा लगा देगी तो आपकी सारी एक्टिविटी डाउन हो जाएंगी। यही चीज़ बताई गई। अब टाइम कंज्यूमिंग, जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे कि 1 महीने के अंदर होना चाहिए, 6 महीने के अंदर वर्डिक्ट आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता। देखो लिखा है 43% केसेस में चार्जशीट फाइल ही नहीं की गई है और मोर देन 2 ईयर लग गए हैं। बताओ, 2 साल लग गए हैं डिले गेटिंग जस्टिस, मतलब जस्टिस को मिलने में बहुत ज़्यादा डिले हो रहा। देखा, तो ये यूपा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमने डिस्कस की है आपको किसी कोचिंग वाले आर्टिकल में नहीं मिलेंगे। वो ऊपर से यूपा डिस्कस कर लेते हैं कि 1967 में हमने यूपा को इंट्रोड्यूस किया, इंडिविजुअल को शक के आधार पर डाल सकते हैं, मगर वो ये नहीं बताएंगे कि 43 केसेस में डिले कितना है, उसके क्या रेस्ट्रिक्शन, राइट टू डिसेंट का कैसे उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरह से आज हमने इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच।